बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इंटरव्यू के हवाले से दूसरी क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम एक क्लास कंडक्ट कर चुके हैं जिसमें इंटरव्यू की बेसिक्स हमने बताई थी कि स्टार्ट कैसे करना है आपने, पीपीएससी में इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, और आगे अभी आप तैयारी का क्या तरीकाकार आपको अपनाना चाहिए। मैं एक दफ़ा वो बातें दोबारा से, वो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे, आज काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, उस दिन ज़रा कम थे स्टूडेंट्स। तो एक तो मैं, और रिकॉर्डिंग भी दूसरा प्रॉपर नहीं हो सकी थी उस दिन। आज मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करा दूं उन चीज़ों को जो हमने उस दिन डिस्कस की थी। सबसे पहली बात हमने डिस्कस की थी कि पीपीएससी में इंटरव्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। इंटरव्यू कितना इम्पैक्ट डालता है आपकी सिलेक्शन पे, या फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी कितनी करनी चाहिए, इस हवाले से। तो मैंने ये बताया था, आज फिर आपको ये दोहरा दूं मैं, कि आपके पूरे इस सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे ज्यादा वैल्यू आपके इंटरव्यू की होती है। बाकी सारी चीजें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती जितना इंटरव्यू जरूरी होता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। और आपके जो टोटल नंबर हैं, उन टोटल नंबर में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो भी इंटरव्यू की ही होती है। लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, एक दफा फिर मैं आपको बता दूं। रिटन टेस्ट के 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। ये दो पे डिवाइड करके 50 मार्क्स इसके मेरिट में शामिल किए जाते हैं, रिटन टेस्ट के। इंटरव्यू पूरे 100 मार्क्स का होता है। इसके अलावा एकेडमिक्स मार्क्स होते हैं। एकेडमिक 40 मार्क्स होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनके लिए 10 नंबर होते हैं, सिर्फ उनके लिए जो दौरान सर्विस फौत हो जाएं। उनके जो अनएम्प्लॉयड बच्चे होते हैं, जो अभी तक किसी जॉब पे नहीं लगे होते, उनके लिए ये 10 नंबर होते हैं। तो पी कैडेट में तो ये 10 नंबर किसी को भी नहीं मिलते, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी ना किसी आप गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं। तो 190 में से आपका टोटल मेरिट बनता है। 190 में 100 नंबर पूरे इंटरव्यू के होते हैं। ये एकेडमिक्स मार्क्स होते हैं, 40 नंबर इसमें। तो एकेडमिक मार्क्स आपकी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, सिर्फ इन 3 डिग्रीज को देखा जाएगा। मैं सिर्फ पी कैडेट, एएसआई और सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ग्रेजुएशन बेस पे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपकी इसमें एकेडमिक्स मार्क्स में आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी या ग्रेजुएशन। मैट्रिक के 5 नंबर होते हैं, इंटर के 7 नंबर होते हैं और 28 नंबर होते हैं। ग्रेजुएशन के टोटल 40 नंबर होते हैं। तो मैट्रिक के 5 में से आप जितनी आपकी परसेंटेज है उतने नंबर आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके मैट्रिक में 50% मार्क्स हैं, तो आपको 5 में से 2.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आपको 5 में से 3, 3.5 नंबर मिल जाएंगे उसके। इसी तरह इंटर भी, अगर आपके 50% नंबर हैं तो आपको 3.5 नंबर मिल जाएंगे। इसमें अगर 50% नंबर हैं तो आपको 14 नंबर मिल जाएंगे। तो 2.5 इसके लगाएं, 3.5 इसके लगाएं, 6 और 14, 20 नंबर। अगर आपके तीनों में 50% मार्क्स हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे 40 में से। अगर आपके 75% मार्क्स हैं तीनों में से तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। ग्रेजुएशन की वेटेज ज्यादा है, अगर ग्रेजुएशन में आपके अच्छे डिवीजन है, उनमें चाहे कम भी है फिर भी आप ज्यादा नंबर ले सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। सिंपल तरीका है इसको देखने का, मैं बता भी दूं आपको। जितनी आपकी परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल 75% है, 75/100 मल्टीप्लाई बाय 5, मैट्रिक के नंबर निकल जाएंगे। यहाँ परसेंटेज लिख के यहाँ पे 7 करेंगे तो इंटरमीडिएट के निकल जाएंगे। यहाँ पे 28 करेंगे तो आपके ग्रेजुएशन के नंबर निकल जाएंगे। उनको आप फिर जमा कर लेंगे तो ओवरऑल आपका
निकल आएगा कि आपके एकेडमिक्स नंबर कितने बनते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक ये बात हो गई कि मैं आपको बता रहा था पीपीएससी के हवाले से इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। आप रिटर्न में जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस कर लें, अगर आपके इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते इसमें। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर लेके भी फिर फाइनल सिलेक्शन में सिलेक्ट नहीं हो सकते। इसकी इंपॉर्टेंस की काफी एग्जांपल मौजूद है। मैं अभी आपको अपने, मैंने जो 3 पेपर दिए हैं एएसआई और सब इंस्पेक्टर के। पहला मैंने पेपर एएसआई का दिया था जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, फाइनल सिलेक्शन में मेरा नाम आया था, उसमें मैं एएसआई उसमें हुआ था। दूसरी दफा मैं इंटरव्यू में ड्रॉप हुआ था सब इंस्पेक्टर के पेपर में। और थर्ड टाइम मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया था, मतलब सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हो गया था। तो 2 दफा मैंने सब इंस्पेक्टर का जो पेपर दिया और 1 दफा एएसआई, उसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं उसका डीएमसी भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। जो फर्स्ट टाइम मैंने एएसआई का पेपर दिया था उसमें मेरे 72.75 तकरीबन नंबर थे, तकरीबन 73 नंबर बनते हैं। मेरी रीजन में ये हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे इसमें। और एकेडमिक्स नंबर तब मेरे 30 नंबर, उसमें 30 मार्क्स बन रहे थे। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद मैं मुल्तान रीजन में सेकंड नंबर पे सिलेक्ट हुआ हूँ। हालांकि मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, मेरे बाद जो फर्स्ट नंबर पे आया उसके रिटर्न में मेरे से कम नंबर थे, लेकिन इंटरव्यू में अच्छे नंबर लेके 2-3 नंबर एक्स्ट्रा लेके वो फर्स्ट नंबर पे आ गया, मैं सेकंड नंबर पे उसमें रहा। एक दूसरी जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वो है सब इंस्पेक्टर की। 2020 में मैंने जो अटेम्प्ट दी थी उसमें भी मेरे रिटन टेस्ट में तकरीबन हाईएस्ट मार्क्स थे। मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, तो सारे बंदों से उस तरह कोऑर्डिनेट नहीं हो सका, मैं सारे बंदों से पूछ सकता कि किसके कितने नंबर हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे उसमें। तो उसमें एक कैंडिडेट ऐसा भी था, मैं उसको जानता हूँ, मुल्तान का ही था हमारा। उसके 43 मार्क्स थे या 44 थे। मेरे से तकरीबन 20 नंबर उसके कम थे रिटन टेस्ट में। मेरे उससे 20 मार्क्स ज्यादा थे रिटन टेस्ट में। लेकिन वो सिलेक्ट हो गया था और मैं इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो सका था। वो क्यों सिलेक्ट नहीं हो सका था, मैंने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है, दोबारा से भी आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या मुझसे क्वेश्चन पूछे थे और मेरे ख्याल में कौन सी ऐसी बात थी जो सही तरह जो इंटरव्यू पैनल था उनको वो कन्विंस नहीं हो सके इससे, और जिसकी वजह से मुझे कम नंबर मिले उसमें। तो इस तरह मैं तकरीबन हाईएस्ट मार्क्स लेके फाइनल सिलेक्शन में ड्रॉप हो चुका हूँ एक दफा। आपके सामने एक एग्जांपल है, ये मैं डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बाद थर्ड टाइम जब मैं सिलेक्ट हुआ हूँ सब इंस्पेक्टर, इसमें भी मेरे पूरे अपने रीजन में हाईएस्ट मार्क्स थे रिटन टेस्ट में। रिटन टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे। तो इसमें जब फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगी, मेरे हालांकि हाईएस्ट मार्क्स थे अपने पूरी रीजन में, तो मैं फोर्थ नंबर पे मेरा मेरिट नंबर था। एएसआई में मेरा सेकंड नंबर पे था और सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू के बाद मेरा फोर्थ नंबर पे था। तो मतलब इतना 2-3 मेरिट नंबर का इम्पैक्ट इस पे पड़ गया। हाईएस्ट नंबर लेने के बावजूद मैं फोर्थ नंबर पे आया। तो इंटरव्यू का ये इम्पैक्ट होता है। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो अच्छे नंबर लेके इंटरव्यू में ड्रॉप हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। और पीपीएससी में काफी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें अ, जो सीटें खाली बच जाती हैं लेकिन पीपीएससी कैंडिडेट को रिकमेंड नहीं करता। मैंने उसमें भी पिछली क्लास में भी इसकी एग्जांपल दी थी। रावलपिंडी रीजन की और भी एग्जांपल है। रावलपिंडी रीजन की जरा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इस हवाले से कि रावलपिंडी रीजन का जो गुज़िश्ता एएसआई का रिजल्ट था, मैंने पिछली क्लास में शेयर भी किया था। अभी भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ वो जो उनका रिजल्ट था। आप खुद भी पीपीएससी की वेबसाइट पे अभी भी रिजल्ट पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं। रावलपिंडी की एएसआई की सीट थी 26। 26 सीट थी और रिटन टेस्ट के बाद जो बंदे पास हुए वे सिर्फ छह बंदे पास हुए रिटन टेस्ट में जिनका इंटरव्यू के लिए नाम आया। और ये 6 बंदे सोच रहे थे कि हम तो इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हैं, क्योंकि 26 सीटें हैं, 20 सीटें पहले ही खाली चली गई हैं।
हम 6 बंदे बचे हैं, हमें तो उन्होंने रखना ही रखना है। आप ये रिजल्ट देखें, बड़ी अहम एग्जांपल है इंटरव्यू के हवाले से। तो जब इंटरव्यू हुआ तो इन 6 में से भी 2 बंदों को ड्रॉप कर दिया, 4 बंदे सिर्फ सिलेक्ट हुए। 20 सीटें खाली चली गई, 22 सीटें। 22 सीटें खाली चली गई, मतलब 6 बंदे पास हुए थे, लेकिन पीपीएससी ने समझा इस 6 में से भी 2 ऐसे थे, उन्होंने कहा रिटर्न तो इन्होंने पास कर लिया है लेकिन हमारे म्यार पे पूरा नहीं उतरते। उन्होंने कहा कि सूटेबल कैंडिडेट अवेलेबल ना होने की वजह से हमने जो 22 सीटें हैं उनको वैकेंट छोड़ दिया है। मैं आपके साथ इसका रिजल्ट भी शेयर कर लेता हूँ। मैंने उस दिन क्लास में भी ये शेयर किया था। ये देखें, ये फाइनल नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। सर्विस कोटा BS 11 रावलपिंडी रीजन। इसमें देखें ये 4 कैंडिडेट पास हुए हैं। और नीचे इंटरेस्टिंग ये आप नोट पढ़ें उनका, 22 पोस्ट रिमेन वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट। कि 22 सीटें खाली, हालांकि इंटरव्यू 6 ने रिटन टेस्ट पास किया था, उन 6 बंदों को भी 6 के 6 को नहीं रखा। तो अभी जो लोग ये सोच रहे हैं हमारे रीजन में अप्लाई बहुत कम है, या जैसे पीएचपी का भी रिजल्ट आया, पीएचपी में जो मतलूबा तादाद थी, एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करना था। 250 सीट्स थी तो 750 लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 300 के करीब सिर्फ लोग पास हुए हैं। तो कंपटीशन तो जाहिर बात है कम हुआ है, लेकिन अभी आप लोगों को इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इसके लिए। तो इस हवाले से, हाँ, ये खूबी खामी वाले सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें। अभी टू द पॉइंट हम उसको डिस्कस करते हैं। ये जहां तक ये ताल्लुक था इंटरव्यू का, तो मैंने ये आपको बता दिया। इंटरव्यू का बाकी जो प्रोसीजर होता है, इंटरव्यू में के पैनल में 3 मेंबर्स होते हैं टोटल। पैनल 3 मेंबर्स में मुश्तमिल होता है। उनमें जो हेड होता है उसका, वो पीपीएससी का या खुद चेयरमैन भी हो सकता है, या बाकी जो पीपीएससी के मेंबर्स हैं, पीपीएससी की वेबसाइट पे आप जाएं, मेंबर्स पे जाके देखें तो पीपीएससी के आप देख सकते हैं जो मेंबर्स हैं। उनमें से कोई एक मेंबर होता है जो आपके उसको हेड करता है। अच्छा, इसके अलावा जो पीपीएससी के एक मेन हेड के अलावा 2 लोग और शामिल होते हैं। एक आपके डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। पंजाब पुलिस की बात करें तो एसपी लेवल का एक ऑफिसर होता है साथ। इसके अलावा तीसरा जो उस सब्जेक्ट से जो एक्सपर्ट होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपका लॉ से रिलेटेड है तो लॉ और जुडिशरी का कोई एक्सपर्ट बंदा साथ बुलाया जाता है। आमतौर पे या तो कोई रिटायर्ड जज होता है या कोई प्रोसिक्यूटर वगैरह होता है, जो तीसरा बंदा वहां पे बुलाया जाता है। वो आपसे इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट का जो जस्टिस सिस्टम है, इसके बारे में वो क्वेश्चन करता है। वैसे कोई भी क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन ज्यादातर उसको इसलिए साथ बिठाया जाता है। तो ये 3 बंदों पे मुश्तमिल इंटरव्यू का पैनल होता है। तो इस लिहाज से काफी अहम होता है इंटरव्यू का पोर्शन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई, इंटरव्यू की अहमियत आपको पता चल गई होगी कि आपने सबसे ज्यादा जो तैयारी है, अब शॉर्टलिस्ट तो हो गए हैं आप, और बाकी पंजाब पुलिस के भी जो लोग सुन रहे हैं, इंशाल्लाह आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू को अब आपने पूरा फोकस करना है इस पे। अब आ जाते हैं इंटरव्यू की दूसरा जो है, दूसरा अहम सवाल जो अक्सर कैंडिडेट करते हैं अभी, क्योंकि आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है या स्टार्ट करनी है या शुरू की हुई है, तो किस चीज पे आपने फोकस करना है। मैं अभी स्पेसिफिक पी कैडेट, एएसआई और सब इंस्पेक्टर पीएचपी और पंजाब पुलिस दोनों में इसके बारे में बात कर रहा हूं। इसमें आपने 3 चीजों पे फोकस करना है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है, जिस सिलेबस का आपने पेपर दिया है,
पेपर में तो चलो 40 मार्क्स के इसके क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इंटरव्यू में बहुत डिटेल से आपको ये सिलेबस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में डिस्कशन टाइप क्वेश्चन होते हैं। इंटरव्यू में आपको कुछ सिनेरियो देंगे कि एक जगह आप देखते हैं कि 4-5 मशकूक लोग खड़े हैं, आपको शुबा है। ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको शुबा है कि वो कोई वारदात करेंगे या कोई वारदात करने की नीयत से हैं, तो क्या कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो। और पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव भी बैठा होता है, उधर से एक एक्सपर्ट लॉ जुडिशरी का भी बैठा होता है, तो वहां आपको कैलकुलेटेड आंसर देना पड़ता है उसका। तो सबसे पहले तो आपने अपना जो सिलेबस है, लॉ एंड पुलिसिंग का जो सिलेबस है, किताबें आप लोगों ने ली हुई हैं ऑलरेडी, तो ये नहीं कि रिटन टेस्ट हो गया और आप बुक्स को रख दें। अगर किसी के पास नहीं भी है तो अभी भी बुक सेंटर्स पे पड़ी हुई होंगी आपके आसपास जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में, तो किताब जरूर आप हासिल कर लें इसकी। और उसको अभी दोबारा से उर्दू में जो पोर्शन दिया है ना, वो आप एमसीक्यूज ना करें, लेकिन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, उसको जरा अच्छी तरह उसको पढ़ना शुरू करें, एक एक सेक्शन को समझना शुरू करें। ये बहुत अहम है आपके इंटरव्यू के लिए। तो पहली बात हो गई आपके लॉ एंड पुलिसिंग का मेन पोर्शन ये होगा। दूसरा आपने रेडी करना है आपका जो पुलिस में, क्योंकि ये सारी पी कैडेट का इंटरव्यूज है, तो पी कैडेट के हवाले से आपने जो अपना जॉब एक्सपीरियंस है, इसके हवाले से दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरा क्वेश्चंस का हमने बनाया भी हुआ, जो पिछले स्टूडेंट से पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उनको मिला के हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप ये माइंड में रखें कि आपका जो एक्सपीरियंस है जॉब का, आप जो जॉब करते हैं, पुलिस की तो जॉब सारे करते हैं जाहिर बात है, आगे फर्दर आप अगर एलीट फोर्स में हैं तो वहां आप खुद बताएंगे, और बताना भी चाहिए। जो आपको ज्यादा एलीट फोर्स का बताएंगे तो एलीट फोर्स से रिलेटेड, लॉ से, वेपन से, रेड से, इन चीजों से मुतल्लिक बहुत से क्वेश्चन अगर आप में से किसी ने दिए हुए इंटरव्यू, तो उनको पता होगा कि जैसे इंट्रोडक्शन आप कराते हैं कि मैं फलान जगह तैनात हूँ, या करंटली मैं ये मेरी पोस्टिंग है, अक्सर पूछते भी हैं कि आपकी पोस्टिंग कौन सी है। और इसके अलावा अगर आप पुलिस स्टेशन में हैं, तैनात हैं, या एज मुहर्रर तैनात हैं, एज लाइन मुहर्रर हैं, इंग्लिश ब्रांच में हैं, ओएसआई ब्रांच में हैं, रीडर हैं। अभी पिछले दिनों स्टूडेंट एक मुझसे पूछ रहा था, उसने पूछा कि आपकी पोस्टिंग क्या है, वो अभी क्लास ले रहा होगा वो स्टूडेंट, तो उसने कहा कि मैं नायब रीडर हूँ। तो उनसे पूछा कि नायब, ये रीडर लोग कैसे करप्शन करते हैं, या रीडर का क्या काम होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर उससे निकल पड़े। तो जो आप करंटली जॉब कर रहे हैं, जहां पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, 1-5 पे कर रहे हैं, खिदमत सेंटर पे कर रहे हैं, किसी आईटी ब्रांच में कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप अच्छी खासी इंफॉर्मेशन लेके जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आईटी में कर रहे हैं, तो आईटी में आपको सीडीआर एनालिसिस क्या होता है, जियो फेंसिंग क्या होती है। मैंने क्योंकि आईटी से मेरे बैकग्राउंड है, तो मेरे से आईटी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन इस तरह के पूछे थे। ठीक है, सीडीआर, जियो फेंसिंग, ये चीजें। इसके अलावा पंजाब पुलिस की जो एप्स हैं, जो नई डेवलपमेंट हो रही हैं, पुलिस में आईटी को यूज कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस। अगर कोई पहले से एएसआई है और सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दे रहा है, तो उससे आमतौर पे पूछते हैं, हाँ जी आपने पुलिस स्टेशन में किया है, पहले कितने केस आपने हैंडल किए हुए हैं, कौन कौन से कोई अहम केस बताएं जो आपने केस सॉल्व किया हो। तो कोई ऐसा अच्छा सा एक केस अपना बना के रखें जो आपने सॉल्व किया हो, या किसी केस पे काम किया हो, क्योंकि अक्सर उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो आप उस केस की एग्जांपल वहां पे देने के काबिल होंगे, मैंने ये किया, मैंने इस तरह अच्छा काम किया, मैंने ऐसे उसको चालान सबमिट कराया, ऐसे मैंने कंक्लूड किया उसको। तो ये चीजें। दूसरी चीज क्या हो गई, पहली चीज आपकी जो कोर्स का लॉ एंड पुलिसिंग का पोर्शन है, जो बुक है आपकी, वो बुक में सारा अपने पोर्शन उसको कवर करता है, सारी चीजें उसमें। अगर आप सीआरओ में कहीं लगे हुए हैं, तो फोरेंसिक, इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में पार्सल कैसे लेके जाएंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सवाल आमतौर पर इंटरव्यूज में पूछे जाते रहे हैं। तो ये सारा आपने इसमें करना है। ये दो पोर्शन हो गए आपके, डोमेन हो गई कि आपने इन दो चीजों के बारे में करना है। तीसरा अहम चीज जो है आपके इंटरव्यू के हवाले से, वो आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में अपनी आपकी ग्रिप होनी चाहिए, जो आपने वहां बतानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एलएलबी किया हुआ है, तो लॉ से रिलेटेड, लीगल स्टडीज से रिलेटेड आपसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप उस बारे में सारी चीजों को एक दफा रिवाइज कर लें। अगर आपकी क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड, अगर आपके
आप बायो की किसी चीज में कर रहे हैं, फार्मेसी में कर रहे हैं, किसी इस तरह की चीजों में कर रहे हैं, तो डीएनए और इस तरह की चीजें जो पुलिस में इस्तेमाल होती हैं, इस तरफ आपको लेके आ सकते हैं। अगर आप आईटी में आपकी क्वालिफिकेशन है, तो क्योंकि मेरी आईटी में थी, तो मुझसे ज्यादातर क्वेश्चन, 2 इंटरव्यू में मुझसे ज्यादातर क्वेश्चन आईटी के हवाले से पूछे गए हैं। एक इंटरव्यू में जो मेरा अच्छा नहीं हुआ, उसमें मेरे से क्वेश्चन की डोमेन काफी डिफरेंट उन्होंने पूछी, तो उस इंटरव्यू में काफी डिस्टर्ब हुआ और सही इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर सका। तो कोशिश करें कि अपनी जो फील्ड है, आपकी जो एजुकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में आपने अच्छी तरह तैयार करके जाना है। आप 3 चीजें आप याद दहानी कर लें। वैसे इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस नहीं होता, ये नहीं कोई भी कह सकता कि इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन ये 3 चीजें मैंने बताई हैं, ये 3 चीजों के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। 70-80% आपके इंटरव्यू का हिस्सा इन्हीं 3 चीजों से रिलेटेड होता है। और अगर आप थोड़ी सी समझदारी से इंटरव्यू देते हैं, तो यही अभी स्टूडेंट पूछ रहा है मैसेज में, तो वही मैं बता रहा हूं। अगर आप थोड़ी समझदारी से काम लेते हैं, तो आप इंटरव्यू वाले इंटरव्यू जो पैनल होता है, इंटरव्यूअर होता है, उसको इसी तरफ ही रखते हैं जो चीजें आपको आती हैं। आप जानबूझ के एक सवाल का जवाब देते हुए कोई ऐसी चीज उसमें ऐसी एक शोशा छोड़ देते हैं कि आपको पता होता है कि अब उन्होंने अगला यही सवाल उन्होंने पूछ लेना। तो इस तरह इन चीजों को कवर कर लें। बाकी जीके वगैरह कोई भी वो पूछ सकते हैं, करंट अफेयर का टॉपिक भी पूछ सकते हैं, वो जाहिर बात है, तो एक आम चीजें हैं, मैंने स्पेसिफिक चीजें बताई हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पे आप करंट अफेयर को जरूर करके जाएं, क्योंकि कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा तो वो मोस्टली करंट अफेयर या जीके का कोई टॉपिक लेके उस पर डिस्कशन करने लग जाते हैं। ज्यादातर करंट अफेयर से टॉपिक उठाते हैं। पाकिस्तान इंडिया का इशू बना हुआ है, कश्मीर का, फिलिस्तीन का इशू है, या कोई भी इस तरह के इश्यूज हैं जो करंट इश्यूज हैं, उन पे वो पूछने लग जाते हैं। लेकिन वो उनसे पूछते हैं जो अपना इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं कराते, या जो इंटरव्यू में सही तरह उनको उनको गाइड नहीं करते, कि उनको अपनी तरफ लेके नहीं आते। वरना जो समझदार इंटरव्यू देने वाला है, वो इंटरव्यू वालों को गाइड करता है कि इस तरफ आ जाओ, आप मुझे इससे पूछो, आप मुझसे ये पूछो, आप मुझसे ये पूछो। तो आप ये कर सकते हैं कि इंटरव्यू जो पैनल होता है उसको आप हर बात के अंदर ये लुकमा दे सकते हैं, और ना चाहते हुए फिर वो वही पूछते हैं जो आप चाहते हैं। अगर ये टेक्निक आपको आती है, तो इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 3 या 4 बातें मैंने आपको बता दी हैं ये इंटरव्यू के हवाले से, कि आप ये चीजें जरूर तैयार करें। पहले मैंने इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात कर ली, अब दूसरा ये है कि इंटरव्यू के हवाले से कौन कौन सी चीजों को फोकस करें, किन चीजों पे तैयार करें। सिलेबस सारा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपकी जो फील्ड है वहां पे जाएं जहां पे आप पोस्ट हैं या आप पोस्ट रहे हैं। अगर आप नहीं भी पोस्ट रहे, जो आपने बताना है, आपको अपना फेवरेट बता सकते हैं कि मैं वहां, उन्होंने चेक नहीं करना कि पोस्टिंग आपकी किधर है। आप अपनी पिछली पोस्टिंग भी बता दें कि मेरी वहां पे पोस्टिंग है, या वहां पे मेरी पोस्टिंग रही है ज्यादा। तो वहां पे जाएं, उन चीजों को देखें, एक दफा प्रैक्टिकल चीजों को देख लें, और इंफॉर्मेशन ले लें। वहां आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहां कोई सीनियर बंदा होगा, कोई इस तरह काम का बंदा होता है, तो उससे बैठे, उसको उससे कोई अहम अहम चीजें पूछें कि क्या क्या चीजें अहम है। तो इंटरव्यू के हवाले से आप अपने जो लॉ के कोई एक्सपर्ट हैं, अपने टीचर्स हैं, उनके पास जाएं। हम तो यहाँ इंशाल्लाह कराएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड टीचर्स हैं या मटेरियल है, उसको भी जाके टच करें। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने उतना ही फोकस करना है जितना आप रिटन टेस्ट पे करते हैं। रिटन टेस्ट पे तो शायद आपने इतना नहीं किया, लेकिन इंटरव्यू के लिए जरूर एक कॉपी पेंसिल लेके चले जाएं। और जिस ऑफिस का आपने बताना है, जो आपने लॉ एंड पुलिसिंग की कंसेप्ट आपको नहीं आते, वो आप नोट करते जाएं, हमसे भी पूछें। और वहां जाके आप प्रैक्टिकली भी, अगर आप थाने में हैं तो थाने में किसी अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ आप, अगर आप एएसआई हैं, एएसआई से, अगर एएसआई हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जो दूसरा, मैं अपने इंटरव्यू की बात करता हूँ ना, मेरा अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ था, मैं एएसआई था। उन्होंने कहा अच्छा एएसआई हैं आप, मुझे बताएं कभी इन्वेस्टिगेशन की है। तो मैं अभी थोड़ा सही हुआ था एएसआई हुए हुए, और दूसरा मैं आईटी की फील्ड में ज्यादा रहा हूँ। तो उस इन्वेस्टिगेशन और केस से रिलेटेड जब उन्होंने पूछा ना, मैंने कहा मैंने नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन की। तो इतना उन्होंने इस चीज को नेगेटिव ले गए और इस तरफ इसको ले गए, कि दोबारा मैं इंटरव्यू में अपना वो परसेप्शन बहाल नहीं कर सका उनके सामने।
तो बाकी इंटरव्यू में मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि उसमें मैंने अच्छे नंबर लिए, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगले इंटरव्यू में फिर मैंने क्या किया, वो भी मैं अगले पोर्शन में आपको बताता हूँ। मैं अगले इंटरव्यू में अपना जो मेरे आईटी के थीसिस थे, जो मैंने क्राइम रिपोर्टिंग सिस्टम पे एक लिखा था, थीसिस लिखा था। फिर मैंने एमफिल का थीसिस लिखा था, कंप्यूटर साइंस में एमफिल मैंने किया। तो उसमें मैंने नंबर प्लेट डिटेक्शन पे किया था कि व्हीकल के ऑनलाइन व्हीकल चेकिंग के लिए और स्टोलन व्हीकल या थेफ्ट व्हीकल के लिए हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस पे एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाया था। उसके बारे में तीसरा, पंजाब पुलिस की सबसे पहले ऐप हमने बनाई थी, हम 3 लोग थे उसमें। तो न्यूज़पेपर में भी एक उसकी कटिंग लगी थी, मैं वो न्यूज़पेपर की कटिंग भी साथ ले गया था। तो उन्होंने जाते ही मुझसे पूछा, ये क्या, यही मैं चाहता था कि मुझे दूसरी तरफ जाने के बजाय इस तरफ आए। तो वाकई वो वैसे ही हुआ, उन्होंने पूछा ये क्या है आपके पास, मैंने दिखाया उन्हें, फिर उसी से रिलेटेड होता रहा और इतना मजेदार इंटरव्यू हुआ। सारी वही चीजें थी जो मैं चाहता था मुझसे पूछें, और जो मैं लेके गया था उसी पे सारा मेरा इंटरव्यू हो गया, और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा वो। अच्छा, अब अगला पोर्शन स्टार्ट करते हैं कि आपने, ये बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हमने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बारे में डिस्कस करना था, लेकिन अब वो अगली क्लास में करेंगे। आज हम दोबारा से एक दफा फिर मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपने क्या क्या तैयारी करनी है। तीसरा अहम सवाल ये है। इससे पहले एक और सवाल भी आपको बता दूं। तो कुछ लोग ये पूछ रहे हैं बार बार कि जो ये एप्लीकेशंस वगैरह लोग दे रहे हैं कि पेपर में कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, या फिर पेपर आउट क्यों हुआ, पेपर का सिलेबस पहले नहीं बताया गया था। इम्तियाज शाहिद साहब एक प्राइवेट पर्सन को पता था, लेकिन बीपीएससी ने वेबसाइट पे उसका अपलोड नहीं किया। तो इस तरह की कंप्लेंट्स काफी चल रही हैं, इस वजह से पेपर तो दोबारा नहीं होने लगा। और जहां तक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की बात है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस हवाले से पीपीएससी ज्यादा ज्यादा ये करेगा कि सबको नंबर दे देगा। आपको कंप्लेन करनी चाहिए, मेल जरूर करें कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे। इसका ये फायदा होगा कि ज्यादा स्टूडेंट, अगर 3 नंबर भी वो एक्स्ट्रा आपको दे दें जो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो 3 नंबर से बहुत रेशो बढ़ जाएगी पास होने की। ज्यादातर फेल होने वालों के लोगों के नंबर होते हैं, अगर आप उनसे पूछें, 39, 39.25, 39.50, 39.75। और ये 39 की सीरीज में भी सैकड़ों उम्मीदवार आ रहे होते हैं, तो वो कम से कम निकल जाएंगे। अगर 3 नंबर मिल गए तो समझ लो फिर 37 वाला भी इंटरव्यू के लिए अहल हो जाएगा। तो आप लोग अगर मेल वगैरह कर रहे हैं तो वो जरूर करें कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ताकि पीपीएससी इस पे सबको नंबर अवार्ड करे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के। बाकी इस पे कोई इतना कुछ नहीं होना, इसकी उम्मीद ना रखें, आप इंटरव्यू की तैयारी करें। अब इस बात पे आ जाते हैं कि इंटरव्यू से पहले आपने क्या क्या जरूरी काम करने हैं, क्या क्या चीजें लेके जानी है, क्या क्या चीजें तैयार करनी है, और खुद को तैयार कैसे करना है इंटरव्यू से पहले। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे करने हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को परेशानी होती है जब लास्ट डेज में उन्हें एनओसी नहीं मिल रहा होता या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा होता। तो एनओसी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना पूरा करके रख लें। इसके अलावा अगर आपने कोई एमफिल किया हुआ है, कोई आपका थीसिस है, वो अभी बना नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ या साइन नहीं हुए हुए, वहां पे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला नहीं है, तो लाइब्रेरी से उठवा लें। जैसे मर्जी अपना थीसिस भी अपना साथ ले लें। कोई ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री आपकी रहती है, अगर आपने बताना है जी, क्योंकि उनके पास तो आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि मेरी एमएससी है या मेरी एमफिल है, तो उसका आप अपने पास एक फाइल इंटरव्यू में लेके जाएंगे, एक एनवेलप लेके जाएंगे जिसमें आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे। उसका ये फायदा है कि अगर वो आपसे मांगे भी तो आप उनको प्रेजेंट कर सकें अपने डॉक्यूमेंट। तो एनओसी और डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट अभी से लेके रख लें, अभी से क्लर्क्स वगैरह के पीछे लगे। कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होते हैं कि आखिरी दिन तक स्टूडेंट इसी टेंशन में फिर रहा होता है, इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पा रहा होता कि अभी तक तो मेरा एनओसी और वो चीजें नहीं मिली। तो इसमें फिर काफी प्रॉब्लम होती है। वो इसका इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट मिस होते हैं ना। तो जो चेयरमैन जो होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, उसके पास फाइल जाती है ना, उस पर लिखा होता है कि ये दो इसकी चीजें मिस हैं। तो सबसे पहले तो वो पूछते हैं आपकी ये चीजें क्यों मिस हैं, क्योंकि ये मैं इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था उस पे जो क्लर्क्स हजरात थे, उन्होंने एक्सपीरियंस सही नहीं लिख के दिया था, सिर्फ लिखा था लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, पूरा एक्सपीरियंस की कहाँ कहाँ काम किया है। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे वापस कर दिया। जब मैं इंटरव्यू देने गया, उन्होंने कहा आपका डॉक्यूमेंट क्यों कम है।
तो ये भी एक मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग चीज थी कि पहले ही उनको पता चल गया कि ये तो इतना जिम्मेदार भी नहीं है कि अपनी चीजें पूरी कर लेता है इंटरव्यू से पहले। लेकिन बहरहाल इंटरव्यू अच्छा हो गया, मैं उसमें सिलेक्ट भी हुआ हूँ। बहरहाल आपके लिए फिर ये परेशानी की बात है कि जब बंदा जाते गया जी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे क्यों नहीं है, तो बंदा कॉन्फिडेंस वही लूज कर देता है कि मैं क्या जिनको जवाब दूं, मेरे पास टाइम तो था। तो ये चीजें अपनी पूरी कर लें। इसके अलावा आपकी कोई अचीवमेंट है, कोई आपने पेपर पब्लिश किया हुआ है, कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आपने लिखा हुआ है, अखबार में अक्सर स्टूडेंट लिखते रहते हैं, तो उसकी कटिंग साथ लेके जाएं। अगर वो देखें तो उनको दिखाएं भी, बल्कि उनको बताएं कि मेरी ये अचीवमेंट, बातों बातों में बात निकल जाती है ना, तो फिर बंदा बात कर देता है, आपने दिखा भी देता है, तो इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अपनी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट अगर लेना है तो वो भी लेके जाएं। अगर आपको कोई मेडल मिला है, कोई गेम करते हैं, कोई इस तरह के मेडल्स हैं, तो वो भी लेके जाएं। आपकी जो भी अचीवमेंट है वो इंटरव्यू में आपने साथ लेके जानी होती है, और वहां पे कोशिश करें कि वहां उसका जिक्र भी करें। इसकी मैं एग्जांपल एक आपको देता हूँ। अगर आपको कोई कायदे पुलिस मेडल या कोई इस तरह का मेडल मिला हुआ है तो वो भी करें। यूनिवर्सिटी में कोई गोल्ड मेडल मिला है वो लेके जाएं। हमारे यहाँ मुल्तान में नवाब फुरकान साहब हैं, अब सब इंस्पेक्टर हो गए हैं मेरा ख्याल। तो वो मैच रेसलिंग के इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं। आप में से भी कुछ लोग शायद आप उनको जानते हो, मुल्तान के तो सारे लोग जानते हैं उन्हें। तो वो अपने एएसआई का जब इंटरव्यू देने गए थे ना, वो जितने उनको मेडल्स वगैरह मिले हैं ना वो सारे साथ लेके गए। और आतिफ इकराम साहब, उनको भी आप जानते होंगे, डीआईजी थे और अब उनकी डेथ हो चुकी है। वैसे मुल्तान में तब वो रहे हैं, एसपी थे मुल्तान में। तो जब वो एंटर हुआ है ना अंदर, तो आतिफ इकराम साहब ने खड़े होकर उन्हें वेलकम किया, ये तो हमारी जो पुलिस का हमारा हीरो है, पुलिस के लिए इसकी इतनी अचीवमेंट्स हैं। तो बाकी इंटरव्यू क्या होना था, गपशप करके उसको भेज दिया, और उसको इसी बेस पे सिलेक्ट भी कर दिया। कोई उसका इंटरव्यू नहीं हुआ। तो इतना उससे जब रिगार्ड दिया तो उन्होंने सिलेक्ट तो करना ही था फिर उन्हें। और इंटरव्यूअर के पास आपकी सारी फाइल पड़ी होती है, वो फाइनल रिकमेंडेशन आपकी वो कर सकता है उसमें। इंटरव्यूअर के पास ये पूरी अथॉरिटी होती है इसकी। तो इस तरह आप कोशिश करें अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो भी साथ लेके जाएं, अपने आप को प्रिपेयर कर लें, इस चीज का भी कर लें कि मैंने ड्रेसिंग कौन सी करनी है, और मैंने क्या क्या चीजें साथ लेके जानी हैं, ये चीजें अपनी तैयार करके रख लें। फिर इससे पहले जो मैंने 4 सब्जेक्ट बताए, 4 जो मैंने डोमेन बताई हैं, उस डोमेन पे अपनी तैयारी करनी शुरू कर दें। अपने आप जहन में ऐसे क्वेश्चंस बनाएं और उसके आंसर करें। हम भी वन बाय वन इंशाल्लाह, जो हमारे पास इंटरव्यू से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं, वन बाय वन इनको पूछेंगे, उनका बैकग्राउंड पूछेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जो मुतवक्का क्वेश्चंस होंगे वो उनसे करेंगे भी, मॉक इंटरव्यू भी करेंगे। तो इससे काफी इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी इसमें। तीसरी एक और भी अहम बात मैं बता दूं कि आपसे आपका जो इलाका है, अपने जियोग्राफिकल जहां पे आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, पाकिस्तान स्टडीज या बाकी चीजों के बारे में तो इंफॉर्मेशन ली जाती है। जो लोकल आपकी रेजिडेंस है, कोई मशहूर इलाका है कि वो किस वजह से मशहूर है, उस इलाके का ये नाम क्यों है। अगर आप मुल्तान में रहते हैं, आप लाहौर में रहते हैं, या आप किसी और शहर में रहते हैं जहाँ पे कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह हैं, या उस शहर की कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में जरूर करके जाएं। हमारे यहाँ पे सईद साहब से आपने पढ़ा भी है, इनके भाई ने जो सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दिया था, उनसे मुल्तान के गेट्स के बारे में पूछ लिया, बीपीएससी की तरफ से जो इंटरव्यू उसका हुआ था। पूछा जी, हाँ जी, लोहारी गेट है, इसका नाम लोहारी गेट क्यों रखा है, दहली गेट का नाम क्यों है, दौलत गेट इसका नाम क्यों है, हरम गेट नाम क्यों है। तो इन नाम की बाद में जब सर्च किया, देखा, तो इनकी वाकया ही इनके नाम के पीछे एक ना एक हिस्ट्री है। जैसे हरम गेट, वहां वहां पे जो हुक्मरान होते थे, बादशाह होते थे, उनके औरतों के हरम होते थे, इस वजह से उसको हरम गेट कहते हैं। जो दौलत गेट है, दौलत गेट, दौलत कहते हैं स्टेट को, जैसे बैंक दौलत पाकिस्तान, स्टेट रियासत को कहते हैं। तो रियासत के ऑफिस वगैरह इधर होते थे, इसके लिए इसको स्टेट गेट या दौलत गेट का नाम दिया गया। इसी तरह दिल्ली की तरफ जो रोड सीधा जा रहा है उसको दिल्ली गेट, और इस तरह बाकी गेट्स, इस तरह लाहौर में भी गेट्स हैं। सिर्फ गेट्स की बात नहीं है, बाकी किले और इस तरह की चीजें, और हिस्टोरिकल चीजें, किसी इलाके का कोई स्पेसिफिक नाम है तो वो किसकी वजह से है। तो इन चीजों के बारे में भी आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन ये है कि ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए।
आप क्या ड्रेसिंग करके जाएं, यूनिफॉर्म में जाएं या सिविल में जाएं। तो इस हवाले से यूनिफॉर्म के बारे में एक लेटर तो आया हुआ है, लेकिन बीपीएससी में मोस्टली लोग बगैर यूनिफॉर्म के भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप बगैर यूनिफॉर्म के भी इंटरव्यू दे सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपके लेता हूँ, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन का कह रहे हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। हो सकता है मैं जो बातें कर रहा हूँ उसमें आपका आंसर मिल जाए, वरना उसके बाद फिर क्वेश्चन लेता हूँ आपके। तो पहले तो पैंट शर्ट और सलवार कमीज की बात कर लेते हैं। पैंट शर्ट और सलवार कमीज में कोई फर्क नहीं है कि आप कौन सी चीज पहन के जाएं। लेकिन एक चीज जो मोस्टली भी प्रोफेशनल पुलिस के अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन में देखी जाती है, उसमें ये चीज देखी जाती है कि अगर आपने जो ड्यूटी करनी है, जो आपकी जॉब है, वो पैंट शर्ट में वो जॉब है, यूनिफॉर्म मतलब आपकी यूनिफॉर्म जो है, या ऑफिस पे जो आपका ड्रेस कोड है, अगर वो पैंट शर्ट है जहां पे आपने सर्व करना है सिलेक्ट होने के बाद, तो कोशिश करें कि इंटरव्यू में पैंट शर्ट पहन के जाएं। क्योंकि जिसने आपको रखना है उसने आगे आपको पैंट शर्ट पहनानी है। तो वो इस बारे में उसने आपको देखना होता है ना कि ये बंदा कैसा नजर आता है, ये क्या इंटरव्यू में बेसिकली यही चीजें अपीयरेंस देखनी होती है, और बंदे के बाकी चीजें देखनी होती हैं। तो उसकी ख्वाहिश ये होगी जिसने पोस्ट पे रखना है कि मैं इसको देखूं ये पैंट शर्ट में कैसे लगता है, क्योंकि मैंने नौकरी तो इससे पैंट शर्ट में करवानी है। तो इस हवाले से थोड़ा सा कोशिश करें कि क्योंकि यूनिफॉर्म जॉब है तो पैंट शर्ट पहन लें, अगर आप अच्छी पैंट शर्ट पहन लेते हैं तो। वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ लोग सलवार कमीज वाले लोग सिलेक्ट नहीं होते और पैंट शर्ट वाले सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन थोड़ा सा जो इसका इम्पैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यूनिफॉर्म जॉब है, पैंट शर्ट जॉब है, अच्छी पैंट शर्ट पहन के जाते हैं तो समटाइम ऐसे भी होता है कि आपकी ड्रेसिंग भी अच्छी लगती है। हमारे एक और मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे जो है नवाज अली हैं, हमारे बैचमेट हैं, उनकी काफी हाइट है, मुल्तान के लोग उनको जानते हैं, 6 फीट और 5 इंच, 4-5 इंच उनकी हाइट है। तो वो जब एंटर हुए तो इंटरव्यू जो हमारा था, इंटरव्यू पैनल के हेड थे, वो गुज़िश्ता जो चेयरमैन है, उनका नाम मुझे भूल गया, लेफ्टिनेंट जनरल थे वो भी। उन्होंने जाके उनको बैठने कहा, उन्होंने कहा माशाल्लाह हाइट तो आपकी बड़ी जबरदस्त है, तो आपको तो आर्मी में होना चाहिए था। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था, वो सिलेक्ट भी हुए इसके बाद, तो ये भी एक उन्हें प्लस पॉइंट मिला। तो इस तरह आपकी पर्सनैलिटी वहां देखते ही कोई भी चीज आपका प्लस पॉइंट वो दे सकती है। तो आपने ड्रेसिंग करनी कैसी है, फॉर्मल ड्रेसिंग आपने करनी है। अगर पहले आपने बीपीएससी के इंटरव्यू दिए हुए तो ठीक है, वरना आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ड्रेस। कुछ मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक तो अगर शर्ट पहननी है तो टाई लगानी है, तो टाई वाली आपने कॉलर वाली शर्ट पहननी है, कैजुअल शर्ट नहीं पहननी। जो कैजुअल शर्ट और ड्रेस शर्ट में दो तीन चीजों का फर्क होता है। एक तो ड्रेस शर्ट जो होती है वो ज्यादा उसकी लेंथ में ज्यादा होती है, क्योंकि आपने वो पैंट के अंदर देनी होती है। दूसरा, उसके कॉलर थोड़े लंबे होते हैं और ये वाला बटन बंद हो जाता है, कॉलर छोटे नहीं होते, लंबे नोक वाले कॉलर होते हैं, ताकि उसके नीचे टाई भी आ जाए, इतनी उनकी चौड़ाई होती है। जबकि कैजुअल शर्ट के छोटे कॉलर भी हो सकते हैं, बड़े भी, उसमें कोई वो नहीं होती। दूसरा जो है पैंट भी जो है, वो आप जीन्स की पैंट नहीं पहन के जाएं, जो प्रेस होने वाली सिंपल वाशन वेयर की या कॉटन की आप पैंट पहन सकते हैं। और बेल्ट भी जो आपने यूज करना है वो डिजाइन वाला बक्कल आप नहीं ले सकते, सिंपल बक्कल होता है फॉर्मल। शूज भी बंद शूज होने चाहिए, अगर पॉलिश वाले शूज हों तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज अगर पॉलिश वाले शूज ना भी हों तो आजकल जो न्यू स्टाइल के वॉशेबल शूज आ रहे हैं, तो उसमें भी इसी तरह के शूज हो, जॉगर टाइप शूज ना हो। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें। पैंट कोट आप पहन सकते हैं, लेकिन पैंट कोट भी ऐसा, उसका कलर कॉम्बिनेशन या उसकी डिजाइनिंग ऐसी हो आपकी शर्ट और कोट की कि जो फॉर्मल हो। फॉर्मल और पार्टी ड्रेस में भी, फॉर्मल इनफॉर्मल पार्टी अलग अलग ड्रेस होते हैं। तो अगर इनफॉर्मल नहीं करते तो पार्टी ड्रेस भी नहीं आपने पहन के जाना। कोई ऐसे कोट या ऐसी बास्केट या ऐसी शेरवानी जो कढ़ाई और इस तरह की चीजें हों तो पार्टी वेयर ना लगे, इस चीज का भी ख्याल करना है। अगर फीमेल स्टूडेंट हमारे यहाँ क्लास ले रही हैं तो उनके लिए भी बता दूं कि एक तो हैवी मेकअप, आपने पार्टी मेकअप नहीं करना, लाइट मेकअप आप करके जा सकती हैं, सिंपल मेकअप हो। इंटरव्यू में हैवी मेकअप कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता।
इसके अलावा ज्वेलरी भी, आप जो सिंपल ज्वेलरी वो पहन सकते हैं, कोई हैवी ज्वेलरी भी इंटरव्यू के लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती। इसके अलावा गाउन भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता इसमें। अगर आप गाउन पहन के जाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है कि यूनिफॉर्म जॉब है, आपने कि आपने यूनिफॉर्म में जॉब परफॉर्म करनी है, तो ये बुर्का और इस तरह की चीजें पुलिस की जॉब में खास तौर पे, तो कोशिश करें एक तो चेहरा ढक के नहीं जाना, पूरा वेल करके नहीं जाना, और सिंपल ड्रेस पहन के जाएं, पार्टी वेयर ना हो, और बाकी चीजों में इन चीजों का ख्याल रखें आपको। और मेरा ख्याल है बाकी मोस्टली चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं इधर। अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछें, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ माइक का। जी, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें। सर सर इंटरव्यू उर्दू इंग्लिश मिक्स दे सकते हैं, लाइक जो दिल करे आपका, हाँ हाँ, नेटिव एक चलो लैंग्वेज। एक और बात आपने याद करा दी। इंटरव्यू में लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, इसके बारे में बता दो, बाकी क्वेश्चन आप बाद में पूछना। इंटरव्यू में आप लैंग्वेज कोशिश करें, जो लैंग्वेज आपकी फ्लुएंट है ना, उसी लैंग्वेज में बात करें। अगर इंग्लिश आप अच्छी बोल सकते हैं, इंग्लिश में अच्छी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश बोलें। अदरवाइज आप अपनी जो लैंग्वेज है उसी में ही बात करें। वैसे लैंग्वेज इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन मतलब ऑर्गेनिक आपकी कन्वर्सेशन होनी चाहिए वहां पे। अगर आप ऐसे लफ्ज बना बना के इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। हमारे एक स्टूडेंट ही हैं, उनका इंटरव्यू हुआ था, तो वो उसने एक दो पंजाबी में बातें की। तो फिर उन्होंने बात जब की, उन्होंने कहा पंजाबी में मैं जरा सही बात करता हूँ, तो उनका बाकी इंटरव्यू पंजाबी में ही उन्होंने लिया। बड़ा फ्रैंक उनका इंटरव्यू हुआ, वो सिलेक्ट भी हुए हैं। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक रहें। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो उन्हें बता दें सीधी तरह, कोई मतलब ऐसी पोस्ट का इंटरव्यू नहीं है जिसके लिए मैंडेटरी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कोई CSS PMS का इंटरव्यू नहीं है। अगर आपको नहीं भी आती और उर्दू में आप अच्छा बोलते हैं, और आप उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं बोल के, और मतलब फ्लुएंट बोल सकते हैं, उनकी बातों में सही जवाब दे सकते हैं, तो कोशिश करें उसी आप लैंग्वेज का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे दो सवाल हैं। एक ये कि अगर हम यूनिफॉर्म में अगर देते हैं इंटरव्यू, हम सल्यूट करते हैं तो सल्यूट हमें किसी एक पैनल में हमारा बंदा बैठा होता है, यानी कोई DIG रैंक का या SSP रैंक का, और एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन को सल्यूट करेंगे या अपने ही इदारे के बंदे को सल्यूट करेंगे? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये है कि दूसरा सवाल ये है कि हमें जो है ना वहाँ पे जाके ये दूसरा क्या? आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, आप बोलें, दूसरा क्या? दूसरा सवाल ये है कि सर, ये जरूरी है कि हमें सिर्फ इसमें पैंट कोट में जाना चाहिए, या फिर जो दूसरी आप बता रहे हैं जैसे वेस्ट कोट और कमीज शलवार अपने मुताबिक हम ले लें, या जैसे एक हम देखते हैं CSS का होता है या PMS का, जितने भी हुए हैं उसमें जो है ना ड्रेसिंग सिर्फ पैंट कोट चलती है। अच्छा, पहले आपने सलूट वाला पूछा, मैं वो बता दूं, सलूट पूछा है ना पहले आपने? जी जी, मैंने सलूट पूछा था। अच्छा, सलूट की जहां तक बात है, आप सलूट अगर आपने करना है तो चेयरमैन को पहले जाके करें। हालांकि वो अथराइज नहीं होते, लेकिन अथराइज चाहे ना हो, आप वैसे सलूट किसी को भी कर सकते हैं। ये पुलिस का सलाम है, ये आपका सलाम करने का अंदाज है। तो क्योंकि वो सीनियर हैं तो उन्हें पहले सल्यूट करें, और फिर अपना जो पुलिस का SP वो यूनिफॉर्म में बैठा होगा, उनको भी आप अलग से सल्यूट कर लें, या उनको भी आप सलाम कर लें उसके बाद। तो इस पे कोई इतराज नहीं किया जा सकता कि आपने एक ऐसा बंदा जिनको अथराइज नहीं है उनको सल्यूट किया। अथराइज का मतलब है उनको आपने लाजमी करना है, अगर आप कोई और काम नहीं कर रहे तो लाजमी है कि आप यार अदरवाइज करा ना, आप एहतरामन किसी को भी सल्यूट करें। ये हमारा सलाम करने का तरीका है।
दूसरी बात जो आपने सलवार कमीज कही, सलवार कमीज में आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप सलवार कमीज पहनते हैं, यूनिफॉर्म के अलावा पैंट शर्ट नहीं पहनते, तो बिल्कुल सिलेक्ट ना करें पैंट शर्ट। कि आप कोशिश करें कि आप पहली दफा लाइफ में पैंट शर्ट इंटरव्यू में पहन के जाएं, तो ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। एक तो पता चल जाएगा कि इसने पहली दफा पैंट शर्ट पहनी है, दूसरा ये है कि कंफर्टेबल भी नहीं रहेंगे। तो अगर आप आपका स्टाइल है सलवार कमीज का, तो कोई इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सिंपल वेस्ट कोट और सलवार कमीज पहन के जाएं, नीचे कोशिश करें बंद जूता पहन के जाएं, पेशावरी चप्पल और इस तरह की चीजों की बजाय बंद जूता पहने, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सलवार कमीज में इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट भी हुए। पीपीएससी का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता इसको। जी, और किसी सर स्टूडेंट? एक्सट्रीम सॉरी, मैं आपको दोबारा जानना चाह रहा हूँ। तो मैंने जो देखा है पुलिस रोल में भी ये कहते हैं कि सीनियर को सिर्फ सलूट करना चाहिए, उसके बाद बाकियों को समझ लें कि हो गया। तो अभी आपने कहा है कि दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो एक को करना चाहिए सर। आपका क्या ख्याल है इसमें? वो जो मैंने मोस्ट आपको सीनियर है बता उसको दी, सलूट मैंने कर दें मैंने पहले ही ये बात की है कि आप उनको सलूट जी दोबारा से कर लें या वैसे सलाम करें। पहली बात तो ये है जी कि जी सलूट आप सबको भी कर सकते हैं। अगर अलग अलग कोई बैठे हुए हैं ना, सबको सलूट कर सकते हैं, हैंडशेक नहीं करते तो वो मैंने बताया कि हाँ ऑब्लिगेटरी जो है, जो लाजमी सलूट है, वो है कि आप सीनियर को करें तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप, क्योंकि सलूट करना आप पे लाजमी है। एएसआई या इससे ऊपर जितने भी ऑफिसर हैं, वो लाजमी है कि उनसे जूनियर रैंक के ऑफिसर उनको सल्यूट करें। वो लाजमी है, उस पर एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि सल्यूट क्यों नहीं किया। तो इस लिहाज से था कि अगर आपने सीनियर को कर दिया है, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि सल्यूट क्यों नहीं किया। अगर आपने करना है तो सबको सल्यूट कर लें, वो कोई इशू नहीं। सर एक ही सल्यूट होगा, कंबाइन सब ये काफी है। टेंशन में अस्सलाम बैठ वालेकुम सकते हैं सर, जब बात करेंगे तो टेंशन में आ जाए। जी, जब सीनियर अफसर से बात सर करेंगे सर कोई हम भी अपने डिपार्टमेंट के, तो टेंशन में बैठ के बात करें उनसे, ये नहीं टेंशन नहीं में नहीं, आके। अटेंशन बैठने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू कोई मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही, आपका ये पीपीएससी इंटरव्यू ले रहा है। तो पंजाब पुलिस के प्रोटोकॉल वहां पे आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप इजी होके बैठ सकते हैं, कैप उतार के बैठ सकते हैं, ठीक है, बैठ के खुद भी कैप रिमूव कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है इसमें, कैप उतार के सामने रख लें। इजी और कॉन्फिडेंट बैठ के, आपने कोई ये नहीं सोचना कि मैं एसपी के सामने बैठा हूं या लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है उनके सामने बैठा हूं। तो इजी इन्वायरमेंट में इंटरव्यू देना है। आप एक पोस्ट की सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, कोई डिपार्टमेंटल ड्यूटी के लिए या इन चीजों के लिए नहीं जा रहे। आपने बिल्कुल भी इस तरह हेजिटेशन और इस तरह की चीजें वहां पे नहीं शो करनी, अगर यूनिफॉर्म में भी जाए तो। अगर प्राइवेट जाए तो भी ऐसे, अगर एसपी साहब कोई बात करते हैं, कोई इस तरह की कोई चीज जो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप उससे डिसएग्री करें, ऐसे ही जैसे आप किसी आम मेंबर से कर रहे हैं। तो जैसे हम डिपार्टमेंट में करते हैं, सर 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 इस तरह हर चीज पे ओके सर, ये इस तरह का बिल्कुल एटीट्यूड इंटरव्यू में नहीं होना चाहिए। ये बुरा इंप्रेशन डालेगा आपका वहां। जो वहां में वो जो अथॉरिटी बैठी होती है, वो एसपी से कई दर्जे ज्यादा बड़ी अथॉरिटी बैठी होती है। तो मेन आपने उसको सेटिस्फाई करना होता है। सर अस्सलाम वालेकुम बॉडी सर। लैंग्वेज के हवाले से आपका क्या ख्याल है? बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, क्योंकि बाज हमने इंटरव्यूज की जो वीडियोस देखी हैं वो स्टिल बैठे रहते हैं बस अपने फेस रीडिंग से या फिर अपने लिप्स से, जो है ना, जो भी वो बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज का उसमें जैसे जैसे फ्रॉम देयर हैंड ये नहीं काम करते। तो आपका क्या ख्याल है, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज को, या स्टिल बैठ के बस जवाब दें? आप बिल्कुल, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। जितना आप इजी होके बैठेंगे, जितना इजी होके बात करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा आपका उस पे पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप हाथ के इशारे कर सकते हैं, जैसे आप, आपका नेचुरल स्टाइल है बात करने का, कोशिश करें नेचुरल रहें। नेचुरल रहेंगे तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा। अगर आप आर्टिफिशियल वहां पे बिहेव करने की कोशिश करेंगे, तो कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जैसा कि आपने पहले बताया कि आपका पहला इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था, आप बैकअप नहीं कर पाए, तो
ऐसे ही अगर किसी के साथ हो जाए तो वो कैसे अपने इंटरव्यूअर्स को बैकअप में लेके आए? वो देखें, इंटरव्यू में ये खतरा तो हमेशा रहता है इंटरव्यू में, कि कहीं इंटरव्यू मेरा गलत साइड पे ना चला जाए, या मैं स्टक ना हो जाऊं किसी चीज पे। और मतलब ऐसा नहीं होता कि हर बंदा अपने पहले इंटरव्यू में या पहले सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्ट हो जाए। बंदा गलतियों से सीखता रहता है। तो कोशिश करें इंटरव्यू में अपने आप को दोबारा से बहाल, अगर आप कॉन्फिडेंस भी लूज कर दें तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। मेरी तो बात उस तरफ निकल गई थी, वो परसेप्शन एक अच्छा नहीं पड़ा। मैं परसेप्शन दोबारा से बहाल नहीं कर सका, वरना मैं इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट था। मैं कॉन्फिडेंस नहीं लूज किया। यहाँ पे हमारे मुल्तान में एक ऐसा स्टूडेंट भी है, इंटरव्यू में एएसआई का इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में वो कंफ्यूज हो गया, उसने बाहर आके खुद बताया, कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। तो उसने कहा मुझे पानी मिल सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पानी पिए। तो पानी पीने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप टाइम ले लें, कोई बात नहीं, इजी हो जाए। वो इजी हो के फिर दोबारा से उसने इंटरव्यू देना शुरू किया, और वो सिलेक्ट भी हो गया। जिसका इंटरव्यू में ये हुआ था कि उसने बिल्कुल ही हाथ पांव उसके ना जवाब दे गए थे उसके। तो उसने दोबारा से अपने आप को दोबारा से बहाल कर लिया, अपना कॉन्फिडेंस। तो कोशिश करें वहां पे बैठे, आप कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, बंदे को नहीं आता, दूसरा पूछते हैं, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा पूछते, तीसरा भी नहीं आता, बंदा कहता मैं गया। फिर बंदा दोबारा दोबारा से अपने आप का बहाल करना मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, जितने भी सवालों का जवाब नहीं आता, अगर कोई पूछ ही ऐसी फील्ड से रहे, आप कहें सर आप जिस फील्ड से पूछ रहे हैं ये फील्ड वैसे वीक है मेरी, ये मेरे मुझे मुझे इस बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, या मेरा ये, मैंने इस स्टडी के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने ये बहुत अरसे से छोड़ी हुई है। प्रैक्टिकल फील्ड में, पुलिस की जॉब में मुझे टाइम नहीं मिला कभी पढ़ने का, इसको देखने का टाइम नहीं मिला। तो इस तरह उसको कवर कर लें, बजाय इसके कि आप परेशान ही होते रहे कि मुझे दो तीन चार चीजें नहीं आई। इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके इंटरव्यू पे। जी, और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया सर है कि जो रिक्वायर्ड एक क्वालिफिकेशन क्वेश्चन ये था सर कि दो लोग पूछ रहे हैं, एक एक करके पूछे। सर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन तक है। वहाँ पे जो स्टाफ बैठा होगा वो तो ग्रेजुएशन तक हमारी डिग्री ले लेता है। तो इसके अलावा जो मास्टर एमएससी एमफिल किया है वो हमने इंटरव्यू में अपने साथ लेके जाना है। वो अपने साथ, इस वो बारे में जरूरी नहीं होता साथ ले जाना, लेकिन साथ रख लें ताकि कभी बातों में जिक्र हो तो आप बता सकें या दिखा सकें कि मैं ये इसमें मैंने की हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा। सर ये मेरा इंटरव्यू 9 मई को है। जी तो ये जी। 9 मई के हवाले से कुछ बता दें। 9 मई के हवाले से आप ये पीटीआई का जो इंसिडेंट था उस वाले से बात कर रहे हैं? जी जी, पूछ सकते हैं ना हाँ, इंटरव्यू उस दिन वो हम शायद इस बारे डेट जो में है। डिस्कस करेंगे फर्दर जो आएंगी। लेकिन आप कोशिश करें ये इंटरव्यू में कभी भी स्टेट के एंटी बात नहीं करनी है आपने। एक तो स्टेट के एंटी बात नहीं करनी, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं बात करनी। कोई कह दें जी पुलिस में ये है, पुलिस का ये है, तो डिपार्टमेंट को आपने कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना उसमें। आपने कुछ डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं, इस बारे में क्वेश्चन हो सकता है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बाकी क्लासेस में डिटेल से इस बारे में बताएंगे आपको। सर मैक्सिमम सर्टिफिकेट जो मिलते हैं सर CC3 या पहले कॉलेज दौर में गेम की हैं उसमें जाने के रिले रेस होगी इसमें सर्टिफिकेट मिले हुए हैं वो लेके जा सकते हैं सर साथ। ये लेके जा सकते हैं, और आपने कोशिश करें कि वहां पे ये बताएं भी, इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वो कैसे आपने अस्सलाम बताना है इस वालेकुम। बारे में भी डिस्कस कर बाकी क्लासों में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अजानें हो सर, रही हैं। एक ये सर चीज थी मेरा एक ये। क्वेश्चन था। जी। आपने 3 मरतबा इंटरव्यू दिया है तो तीनों मरतबा आप यूनिफॉर्म में गए थे या पैंट कोड में गए थे सर? मैं कभी भी यूनिफॉर्म में नहीं गया। इंटरव्यू तो मैंने एक से ज्यादा दिए हुए हैं, 3 से ज्यादा दिए हुए हैं। तो ये तो मैं एएसआई सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा था। मैं यूनिफॉर्म में नहीं गया कभी भी। अगर आपको लगता है कि आप यूनिफॉर्म से ज्यादा प्राइवेट जो ड्रेस है उसमें अच्छे लगते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, तो आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, तो कोशिश करें आप प्राइवेट ही पहन के जाएं।
थैंक यू सर। ठीक है, बाकी कल भी क्लास में इंशाल्लाह क्वेश्चन लेंगे, सर कल भी एक क्लास ये होगी, चीज पूछनी थी कि कल भी ये क्लास होगी, अगर हमें परसों कोई भी होगी, एक्स्ट्रा तो उसमें फिर आप लोगों के क्वेश्चन लेंगे इंशाल्लाह। अभी अज़ानें हो रही हैं, तो अभी लास्ट स्टूडेंट पूछ रहा है, इसको डिस्कस करके फिर बंद करते हैं क्लास को। कल इंशाल्लाह 6 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक सर ये लास्ट जो क्लास होगी, एक इंटरव्यू क्वेश्चन, सर जो इंटरव्यू के भी एक फाइल कर दूंगा, काइंडली जो जनरल ग्रुप आपने बनाया हुआ है ना, तो उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। जी जी, मैं उसमें कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कल मुलाकात होगी सर इंशाल्लाह। लास्ट कल 6 बजे लास्ट क्लास होगी, आप लोग रेडी रहें। काइंडली लास्ट क्वेश्चन है कि क्या हम अपना सारा जो इंटरव्यू है वो जी पंजाबी जी, में दे शुक्रिया सकते सर। हैं, उनको बोल सकते हैं कि सर वो हम अपना वो डिपेंड करता है, आपको अलाउ करते हैं पंजाबी कि में नहीं, देना लेकिन चाहते हैं। ऐसी भी एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने पंजाबी में दिया है। बाकी आप क्वेश्चन तो अपने सर रेडी उनके पास रखें, हरबस पड़ी हुई है क्वेश्चन अपने रेडी बाद में कल रखें, हरबस कल के पास इंशाल्लाह आप लोग क्वेश्चन जो भी माइंड में आते हैं वो रेडी रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके होंगे इंशाल्लाह उसको। अल्लाह हाफिज।